हेलो, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक डबल डेकर आईसी को सक्सेसफुली अच्छे से रिवॉल्व करके लगा सकते हैं। इसमें आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आपको इसको निकालने में और लगाने में, रिवॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, M30S हो, M31 हो या फिर आपका A51 हो, कोई सा भी मॉडल हो, आप सभी इसी तरीके से करेंगे तो आपका परफेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक फ़ोन है, इसमें डबल डेकर आईसी है और ये फ़ोन जो है यहाँ पर चार्जिंग लोगों पे स्टक हुआ पड़ा है। ठीक है, ये ज़्यादातर जितने भी डबल डेकर आपको देखने को मिलेंगे, M30S हो गया, M31 हो गया, A51 हो गया, अगर ये चार्जिंग लोगों पे स्टक हो रहा है या फिर सैमसंग लोगों पे स्टक हो रहा है, इसका मतलब इसमें डबल डेकर का फॉल्ट है। आप कस्टमर से पूछ के भी थोड़ा बहुत पता लगा सकते हो कि ये गिरा हुआ था या फिर अगर गिरा हुआ होगा तो भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं तो चलते चलते भी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसकी शील्ड की कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद एक जगह ढूंढेंगे कि कहाँ से हमको आईसी को निकालना है। देखिए मैंने वहाँ से एक कैपेसिटर को यहाँ पे निकाल दिया है। देन उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पे रखना है आपको 350 और एयर रख लीजिए यहाँ पे 20 से 30 के बीच में। और रैम को यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे DP07 ब्लेड की मदद से आराम से निकाल लेंगे। देखिए कोई भी ऐसे निकालने का प्रोसेस जो सेम ही होता है लगभग, समझे। आप चाहे पेस्टेड निकाल रहे हो, नॉर्मल निकाल रहे हो, डबल डेकर निकाल रहे हो, बस ट्रिक यहाँ पे डबल डेकर में ट्रिक एक क्या चेंज हो जाती है कि इसको क्लीन कैसे करना है, इसको रिबॉल कैसे करना है, खाली यही बात फंसती है। नहीं तो निकालना और लगाना तो सभी सेम आईसी का होता है प्रोसेस। यहाँ देखिए आप यहाँ पे CPU को भी हम धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है 350 टेम्परेचर है, एयर 20 से 30 के बीच में है। SMD है हमारी DW+ क्विक की। देखिए यहाँ पे CPU भी हमारा निकल चुका है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आराम से निकालना है। जो आपका DP07 ब्लेड है हल्का हल्का इंसर्ट कीजिए और आराम आराम से निकल जाएगा। और जब भी इंसर्ट करना है जब वो प्यार से अंदर जाने लगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमारा जो बॉल रह जाती है मदरबोर्ड पे, उसको आराम से धीरे धीरे करके बाहर निकाल लेंगे। अगर आप आयरन से खींचते हैं तो हल्का बहुत जो इसका ग्लू होता है, वाइट पेस्ट होता है, वो भी यहाँ पे हल्का बहुत निकल जाता है। लेकिन पूरा ग्लू आयरन की मदद से नहीं निकालेंगे, नहीं तो इसका जो परत होता है, इसका जो लेयर होता है नीचे का, बहुत कमज़ोर होता है, तो आपके जितने भी बॉल्स होते हैं वो आपस में मिलने के चांसेस है। यहाँ पे देखिए हमने डिसोल्डर वायर का यूज़ किया है। डिसोल्डर वायर का यूज़ करके और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे PPD है और उसको भी निकाल लेंगे। यहाँ बात ध्यान ये रखिएगा कि अगर यहाँ पे जो वाइट ग्लू छूट जाता है, जो हमारा पेस्ट होता है वाइट वाला जो पहले से लगा होता है इसके अंदर, तो उसको इस डिसोल्डर वायर या आयरन की मदद से नहीं निकालना है, उसको हम आगे चल के निकालेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, खाली एक्स्ट्रा जो PPD उसके ऊपर छूटा हुआ है जो बॉल्स का, उसी को यहाँ से निकाल रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा ग्लू है, चाहे वो कैपेसिटर रजिस्टर के पास है या साइड साइड में है या बीच में छूट गया है, उसको हम यहाँ पे वाइट पेस्ट जो है हमारा, उसको हम 007 ब्लेड की मदद से यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको आयरन से या डिसोल्डर वायर से उसको हटाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो आपको और ज़्यादा परेशानी होगी, फिर आपको UV ग्लू का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे धीरे 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 करके यहाँ पे हमारा SMD का जो टेम्परेचर रहेगा 250 रहेगा और जो एयर रहेगा वो 10 रहेगा। यहाँ पे जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वो क्विक की 857 DW+ यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप अगर दूसरी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, एक बारी और हम यहाँ पे डिसोल्डर वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पे आपका वाइट पेस्ट छूट जाता है वहाँ पे थोड़ा बहुत शोल्डर रह जाता है, तो हम क्या करेंगे, उस शोल्डर को इस डिसोल्डर वायर की मदद से निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे।
देखिए हमारा जो मदरबोर्ड का जो लगभग प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। अब इस मदरबोर्ड को क्लीनिंग के बाद हमारी बारी आती है आईसी की। मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेना है, देख लेना है कि कुछ छूटा तो नहीं है। उसके बाद एक बारी हम चेक कर लेंगे कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है इसीलिए आपको दिख रहा होगा फास्ट फास्ट। आसपास थोड़ा शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। कितनी बारी क्या होता है कि कहीं आपका पीपीडी फंस जाता है निकालने के बाद, या फिर कुछ रह जाता है पीपीडी, तो शॉर्टिंग वॉर्टिंग की भी इशू आ जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं हुई हमारे यहाँ पे। इसके बाद आती है सीपीयू की बारी। सीपीयू के ऊपर भी आपका वाइट पेस्ट होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर का ब्लेड आता है एक मार्केट में, उस ब्लेड की मदद से यहाँ पे उसको हटा देंगे। यहाँ पे आपका टेम्परेचर रहेगा 300 और एयर रहेगा 20। इसकी मदद से आपका जो बॉल होते हैं सीपीयू के आराम से मेल्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको बॉल भी साथ में निकल जाएंगे और प्लस में जो एक्स्ट्रा पीपीडी है वो भी निकल जाएगा और प्लस में आपका वाइट पेस्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, फ्लक्स का यूज़ करके और उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है डिसोल्डर वायर की मदद से। देखिए चाहे सीपीयू हो चाहे रैम हो, उसके ऊपर ज़्यादा देर तक एक जगह पे आयरन या फिर डिसोल्डर वायर नहीं रखते हैं। उसको घुमाते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ एक जगह छोड़ दिया वहाँ से फूलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सीपीयू के पीछे जो गड्ढे होते हैं उसमें हल्का सा फ्लक्स लगा के और आयरन के ऊपर एक छोटा सा पीपीडी का बॉल बना के और उसके मदद से उसके अंदर से जितने भी पीपीडी होते हैं उनको बाहर खींच लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ। और आयरन को कोशिश करेंगे 1 से 2 बार से ज़्यादा उसके ऊपर ना चलाए। अगर उससे ज़्यादा चला रहा है तो पहले जो पुराना फ्लक्स है उसको क्लीन कर ले, उसके बाद ही चलाए। नहीं तो ज़्यादा जो फ्लक्स आपका जल जाएगा तो उन गड्ढों के अंदर फंस जाएगा, तो आपको उसको निकालने में बहुत परेशानी होगी। क्योंकि इसके अंदर पहले से अभी वाइट पेस्ट फंसा हुआ है तो उसको भी निकालना है, तो दोनों में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने खाली 2 बारी आयरन को घुमा के उसका यूज़ किया और आराम से इसको क्लीन किया। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर जो वाइट पेस्ट है, जो वो ब्लैक लेयर है उसके ऊपर की और साइड साइड की जो वाइट ग्लू है उसको, एक्स्ट्रा ग्लू को निकाल देंगे। ताकि हम जो उसके गड्ढों के ग्लू को निकालें तो ऐसा ना हो कि जो एक्स्ट्रा ग्लू इसमें पहले से पड़ा हुआ है वो जाके उसके अंदर और फंस जाए। तो पहले जो एक्स्ट्रा ग्लू ऊपर ऊपर जो निकल सकता है उसको 4 नंबर ब्लेड से हल्का हल्का करके इसको निकाल लेंगे। देखिए ये एक ऐसा तरीका है ना जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे इसको करने में, समझे, और आसानी से हो जाएगा। बस प्रोसेस को समझिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को। देखिए यहाँ पे हमने वाइट जो ग्लू था इसके ऊपर का भी वो भी हटा दिया है। देन इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब बारी आती है आपके यहाँ पे रैम की। तो अब रैम को भी सेम ही तरीके से यहाँ पे क्लीन करेंगे। पहले इसके ऊपर की जो एक्स्ट्रा पीपीडी है उसको हटाएंगे आराम से। कभी भी एक जगह आयरन नहीं रखना है, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद डिसोल्डर वायर से इसके रैम को क्लीन करेंगे। और इसके ऊपर अगर आपका पेस्ट वाइट पेस्ट छूटा हुआ उसको भी 007 की मदद से यहाँ पे क्लीन कर लेंगे। लेकिन इसके ऊपर है नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देन अब बारी आती है आपके मेन इसके सीपीयू के गड्ढों की। यहीं पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उसके गड्ढों को साफ़ करना और उसको रिवॉल्व करना। तो उसको साफ़ करने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसा आईपी लीजिए जो बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाता हो, उड़ जाता हो और वो वाइटनेस ना छोड़ता हो। जैसे यहाँ पे मैकेनिक का मैं यूज़ कर रहा हूँ 850A, ठीक है, और ये वाइटनेस नहीं छोड़ता है नॉर्मली। और इसी के साथ में आपको ऐसा ब्रश यूज़ करना है जिसके जो दांत हो जिस ब्रश के वो पतले हो और इकट्ठे ज़्यादा हो, थोड़ा टाइट हो, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैं सनसाइन का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाँ सनसाइन का ही हो। बस उसके जो ब्रिसल्स हैं वो पतले होने चाहिए। और अच्छे से क्या करेंगे, इसको अच्छे से रगड़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा बिना आईपी के नहीं रगड़ना है। जैसे यहाँ पे आईपी सूखता है तुरंत आईपी को डालिए, फिर उसके बाद क्लीन कीजिए, फिर तुरंत आईपी डालिए, तुरंत क्लीन कीजिए, समझे। बिना आईपी के क्लीन नहीं करना है। आईपी रहता है तो वो निकालता जाएगा डस्ट को, आईपी जैसे ही ख़त्म होगा फिर डस्ट भरना स्टार्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे आईपी यूज़ कर रहा हूँ मैं वो मैकेनिक का 850 है, 850 प्रो भी यूज़ कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे ये क्लीन हो चुका है। थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है, थोड़ी कटिंग भी है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपका 1-2 मिनट में ही हो जाएगा, 5 मिनट भी उसको रगड़ना पड़ सकता है। उसके चारों कोनों को अच्छे से ब्रश कीजिए और साइड साइड से ब्रश कीजिए, उसका जो ग्लू है अंदर का हट जाएगा। देन उसके बाद आती है रिबॉलिंग की इसकी, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम गीला पीपीडी यूज़ करेंगे, सुखाएंगे नहीं, और जो पीपीडी होगा हमारा 183 होगा, ठीक है। 183 डिग्री का जो पीपीडी आता है, मैकेनिक यूज़ कर लीजिए या रिलाइफ यूज़ कर लीजिए। ऊपर ऊपर से हल्का हल्का करके इसको भरेंगे गड्ढों को। गड्ढे को याद रखिएगा, गड्ढे के अंदर तक, नीचे तक जब तक पीपीडी नहीं जाएगा ये बॉल्स अच्छे से नहीं बनने वाली है यहाँ पे अंदर, और वो बाहर निकल जाएंगी, फिर आपस में जाके चिपक जाएंगी, तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे अच्छे से देखिए, एक बारी 2 बारी घुमा के इसको भर लेना है। देन किसी भी कपड़े से रगड़ने से पहले ना इसको उंगली से रगड़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने पहले उंगली से रगड़ा, ताकि इसका जितना भी पीपीडी है वो नीचे तक चला जाए। उसके बाद अच्छे से इसको कपड़े से रगड़ेंगे, चारों कोनों को रगड़िए और चारों साइड को रगड़िए, ताकि हर जगह पीपीडी बराबर भरे और बराबर रहे। नहीं तो जिधर भी पीपीडी ज़्यादा कम हुआ ना, तो वहाँ बॉल छोटी बड़ी बन जाएंगी, फिर आपको रैम लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखिए, चारों कोनों को अच्छे से रगड़ना है और चारों साइड को। यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है इसको। देन क्लीन करने के बाद एक ट्विज़र में इस तरह से पकड़िए, और पकड़ने के बाद इसको ऊपर से हीट नहीं देना है, साइड से देना है। और हीट याद रखिए कितना रखना है, 250, और एयर बिल्कुल आप 5-10 ऐसे कर दीजिए, बिल्कुल कम। और हीट कितना रखना है, 250। आप साइड से हीट देंगे ना तो 250 में ही अच्छे से रिवॉल्व हो जाएगा। और हीटिंग को भी जो देना है ना, आराम आराम से देना है। देखिए पहले साइड से रिवॉल्व हो गया है, उसके बाद ऊपर से हल्का हल्का हीट दे देंगे तो ये बराबर लग जाएगा। ये एक बारी रिवॉल्व करने के बाद ना इसको दोबारा रिवॉल्व करना है, याद रखिएगा। एक बारी में ये कंप्लीट नहीं होगा, कभी कभी दिक्कत आ जाएगी, लगेगा कभी नहीं लगेगा। तो इसको क्या करना है, एक बारी और रिवॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बारी और गड्ढों को भरेंगे, और भरने के बाद इसको फिर से सेम प्रोसेस अच्छे से भरिए। उंगली से रगड़िए पहले, उसके बाद कपड़े से। दूसरी बारी में उंगली से रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको कपड़े से खाली रब कर सकते हैं। अच्छे से भरने के बाद इसको कपड़े से रब कर लीजिए, चारों तरफ से अच्छे से रगड़िए, चारों कोनों को, चारों साइड्स को अच्छे से रगड़िए। तभी आपका जो है ये गड्ढे अच्छे से भरेंगे और अच्छे से रिवॉल्व होंगे। तो आपका रैम लगाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे रैम की बॉल्स आपस में अच्छे से कनेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पे मैं चारों कोनों को और चारों साइड को ध्यान से देखें ना तो समझ में आएगा, कोने भी मैं अलग से पकड़ के इसको रगड़ रहा हूँ। जो लास्ट टाइम आप फिनिशिंग दे रहे हैं ना, तो उसको क्या करना है आपको कि अच्छे से क्लीन करना है, ताकि पीछे पीपीडी ना लगे या साइड में पीपीडी रह जाए तो ऊपर जाके ना फंस जाए, समझे। पीपीडी अच्छे से भरिए, उसके बाद अच्छे से क्लीन कीजिए। यहीं पे ही बात फंसेगी, अगर इस चीज़ को अगर आप स्किप कर देंगे ना, तो फिर आपको दोबारा से निकाल के फिर सेम प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। तो अच्छे से इसको निकालिए, अच्छे से गड्ढे साफ़ कीजिए और अच्छे से भरिए। ये रिबॉल अगर आपने गड्ढे अच्छे से भर लिए ना, तो आप डबल डेकर आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा गड्ढा पूरा भर चुका है। उसके बाद हम इसको सेम तरीके से रिवॉल्व करेंगे, 250 हीट और एयर 10 रख लीजिए, और आराम आराम से साइड से हीट करेंगे तो ये आराम से रिवॉल्व हो जाएगा। रिवॉल्व होने के बाद ऊपर से हल्का सा हीट मार दीजिए, तो ये बराबर हो जाएंगे सारे। देखिए साइड से रिवॉल्व हो गया, देन ऊपर से हल्का हल्का हीट मार दीजिए। अब इस गड्ढे को भरने के बाद सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। सीपीयू रिवॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा, जो भी टिश्यू आप नीचे यूज़ कर रहे हैं उस पर पीपीडी पहले से नहीं होना चाहिए। नया टिश्यू लीजिए, नहीं तो आप ऊपर रिवॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन नीचे के गड्ढे सारे क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। सीपीयू रिवॉल्विंग निकालना, लगाना, इसकी मैंने अलग से वीडियो पूरी बना रखी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, जिसमें प्रॉपर पूरे तरीके से मैंने बता रखा है कि कैसे निकालना है, कैसे रिवॉल्व करना है, क्या टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने सीपीयू को रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर नहीं आता है तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। कोई भी चीज़ को यहाँ स्किप मत कीजिए। किसी भी वीडियो में कुछ भी देख रहे हैं ना आप, तो जहाँ स्किप करेंगे ना, छोटा सा कोई बात छूट जाएगा, तो देन आप बोलोगे कि हाँ सर ऐसा नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने रिवॉल्व कर लिया है। ये रिवॉल्व करने के बाद फिर इसकी बारी आती है आपकी रैम की।
देखिए हमारा जो CPU है वो रिवॉल्व हो चुका है अच्छे से। रिवॉल्व होने के बाद आप चाहे तो एक बार प्री हीट कर सकते हैं, उसको दोबारा से एक बार हीट कर सकते हैं, ताकि जो भी बॉल थोड़ा बहुत इधर उधर हो सारे अपनी जगह पे आ जाए। चलिए अब रैम को भी रिवॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने रैम को रिबॉलिंग के लिए बैठा दिया है। रिबॉलिंग का प्रोसेस मैंने पूरा बता रखा है अपने वीडियो में, अगर नहीं देखा आपने तो जाके देख लीजिए। रिबॉलिंग में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है बंदों को, तो उसमें मैंने टिप्स ट्रिक्स बता रखे हैं कि कैसे कैसे आप अगर रिबॉल्व करते हैं तो सिंगल टाइम में आप रिबॉल्व कर सकते हैं, ना बॉल छोटी बड़ी बनेंगी और प्लस में ना ही PPD एक जगह इकट्ठा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम रैम को रिवॉल्व कर लेते हैं पहले। अगर आपको ये लगता है ना कि कहीं पे PPD नहीं भरा है रिबॉलिंग के लिए, तो दोबारा भर लो उसको थोड़ा सा आगे, थोड़ा टाइम देके 2 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड। पर अगर छूट गया ना तो फिर से रिवॉल्व करना पड़ेगा, समझे। तो कोई भी चीज़ को स्किप मत करो, ये मत छोड़ो कि नहीं छोड़ो हो गया, तरीके से करो, समझे। तरीके से कोई चीज़ को आप करोगे ना तो वो 100% होना है। अगर जहाँ पे भी एक छोटा मोटा थोड़ा बहुत भी कंजूसी किए नहीं भी छोड़ो हो जाएगा तो फिर हो ही जाएगा, फिर दोबारा निकालना पड़ जाएगा आपको। और ये तो वैसे भी डबल डेकर है, तो इसमें थोड़ा सा भी आपको ढील नहीं देना है। एक बारी रिवॉल्व करने के बाद ना अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि एक बारी और रिवॉल्व करना है रैम को, जैसे गड्ढों को रिवॉल्व किया था ना। लेकिन इसमें क्या करना है ना कि जो रैम की जो छोटी सी होती है, आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक बड़ा सी एक साइड से होता है, एक छोटा सी बीच में गैप होता है, तो छोटी सी को ना एक बारी और रिवॉल्व करेंगे। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा, जब भी रैम को रिवॉल्व करेंगे तो एक बारी पूरा रिवॉल्व करेंगे, देन छोटा वाला जो सी होता है उसको थोड़ा बहुत उसी को खाली भर के एक साइड का और फिर दोबारा रिवॉल्व करेंगे। क्योंकि जो बड़ा सी होता है सारा ग्राउंड होता है और छोटे सी में क्या होता है, सारा आपका काम की बॉल होती है, तो वो चिपकना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या करेंगे ना जो बड़े वाले सी है उसको छोड़ के छोटे वाले को दोबारा से रिवॉल्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे दोबारा से रिवॉल्व इसको कर लिया है। अब बारी आती है इसको लगाने की। तो हमने यहाँ पे पहले से ही चेक कर लिया था, कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है यहाँ पर। आप चाहे तो वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं। आपको CPU के राइट साइड में आपको वोल्टेज मिलना चाहिए 1.0 0.7, ठीक है, 1.3, ये वोल्टेजेस मिलेंगे आपको यहाँ देखने के लिए। और वोल्टेजेस बराबर आ रहे हैं अगर तो ही आप CPU को लगाइएगा। बाकी यहाँ पे अगर डबल डेकर का इशू था तो वोल्टेज बराबर ही होंगे, क्योंकि पीछे पावर IC जो होती है वो पेस्टेड होती नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे CPU को फिक्स कर दिया है अपनी जगह पे, और इसके बाद हीट करके इसको वापस से रीसोल्ड करेंगे। हमेशा याद रखिए कभी भी CPU को लगा रहे हैं, चाहे रैम लगा रहे हैं, चाहे छोटी बड़ी कोई सी भी IC लगा रहे हैं ना, तो पहले हीट को थोड़ा दूर से दीजिए या फिर थोड़ा कम हीट दीजिए, कम एयर दीजिए। क्योंकि वो लगा नहीं है तो हो सकता है हिलेगा डुलेगा स्टार्टिंग में आपसे, या फिर अगर आप थोड़ा कम हीट देंगे, थोड़ा दूर से हीट देंगे ना, तो पहले वो अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हल्का सा फ्लक्स और देके और फिर पास से उसको हीट देंगे। यहाँ पे हीट क्या रखना है आपको 350 और एयर रखना है 20 से 30। हमेशा मैं यही सारी वीडियोज़ में बताता हूँ। जितना मैं टेम्परेचर अभी आपको बता रहा हूँ DW+ यूज़ हो रहा है, तो 350 हीट और 20 से 30 के बीच में एयर होना चाहिए आपका। और CPU को पूरा अच्छे से नोज़ल को हिला के CPU को यहाँ पे फिट करना है। और फिट करने के बाद एक बारी फ़ोन को ऑन करके देखेंगे DC में फ़ोन ऑन करने पे CPU खाली लगाकर अगर आप चेक करोगे तो आपका स्टक होना चाहिए 130 138 के समथिंग, 140 145 के समथिंग ये स्टक होगा। देखिए यहाँ पे स्टक हो गया ऑन करने के साथ में ही। इसका मतलब हमारा CPU जो है अच्छे से लग चुका है। आप पोर्ट बनाकर भी अपने PC में चेक कर सकते हो, ये आपका पोर्ट बनाएगा अननोन का। देन इसके बाद हम यहाँ पे इस रैम को भी फिट करेंगे। रैम को फिट करने के लिए याद रखिएगा अच्छे से उसको सेट कर दीजिए उसकी जगह पे। हल्का सा फ्लक्स लगा देंगे जहाँ जहाँ बॉल्स बनी हुई है ना, बीच में नहीं रखना फ्लक्स को, पूरे बॉल्स पे हल्का हल्का फ्लक्स लगा देना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम हीट लेकिन एयर थोड़ा कम रखेंगे, यहाँ पे 20 रख लीजिए। और ऊपर से बिल्कुल सीधाई में 90 डिग्री के एंगल में आप उसको अच्छे से चारों तरफ से हीट दीजिए। ये आपका कभी भी हिलेगा नहीं और रैम परफेक्ट लगेगा यहाँ पे।
जब थोड़ा देर हीट दे देंगे तब चाहे तो थोड़ा सा एयर बढ़ा सकते हैं, हल्का फ्लक्स लगा के। देखिए यहाँ पे हम रैम को हीट करके यहाँ पे लगा रहे हैं। रैम देखिए यहाँ पे मैंने बोला आपको 90 डिग्री के एंगल पे रैम। जब भी एक आईसी के ऊपर दूसरी आईसी लगा रहे हो तो तिरछा विरछा कभी भी एयर हीट मत दो, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे दो। आपको मूव कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20-30 एयर रखोगे ना तो मूव कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रैम लग चुका है। अब फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसे चार्ज में लगा के देखेंगे। कभी फ़ोन को जैसे आईसी वाईसी फिक्स कर रहे हो आप तो इसको तुरंत ऑन मत करो, चार्ज में ही लगा के देख लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए हमने यहाँ पर जो फ़ोन को है चार्ज में लगा दिया है, सेम स्टार्टिंग जैसा चार्जिंग लोगो आ गया है यहाँ पर। अगर चार्जिंग यहाँ से बढ़ती है तो इसका मतलब हमारा डबल डेकर सक्सेसफुल हो चुका है। और देखिए यहाँ पे ये जो चार्जिंग लोगों के बाद चार्जिंग बढ़ना स्टार्ट हो गया है, चार्जिंग होना फ़ोन स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब हमारा डबल डेकर सक्सेसफुल हो चुका है। ये वीडियो हमारा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड था तो कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम कभी भी वीडियो बनाऊँ तो लाइव आपके सामने आऊँ और लाइव सभी चीज़ों को डिटेल में समझाऊँ। तो बहुत जल्दी लाइव ही आकर हम इस चीज़ को समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा इक्विपमेंट की कमी है तो लाइव आने के बाद आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।